हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास ऑफ लाइफ एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो अगेन एक टीबी रिलेटेड वीडियो है। आज हम बात करेंगे ब्रेन टीबी कितना खतरनाक है, ब्रेन टीबी में क्या इंसान की जान जा सकती है और ब्रेन टीबी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होता है। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं देन हाय, आई एम आरती। मैं यहाँ पे टीबी रिलेटेड वीडियोज़ बनाती हूँ क्योंकि मैं भी एक टीबी पेशेंट हूँ, मुझे ब्रेन और स्पाइन टीबी है और मैं वीडियोज़ बनाती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे। मैं कोई मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूँ। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ब्रेन टीबी कितना खतरनाक है, क्या ब्रेन टीबी में इंसान की जान जा सकती है, क्या ये जानलेवा है और ब्रेन टीबी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होता है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है कि ब्रेन टीबी क्या होता है, कैसे होता है, तो मेरे चैनल पे एक फुल वीडियो अवेलेबल है ब्रेन टीबी के ऊपर, जहाँ पे मैंने बताया है कि ब्रेन टीबी क्या है, कैसे होता है, क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या सिम्टम्स होता है। तो आप लोग जाके मेरे चैनल पे वो वीडियो देख सकते हैं ब्रेन टीबी का। अब हम बात करेंगे कि ब्रेन टीबी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। तो ब्रेन टीबी के पेशेंट को सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन हो सकता है हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस अगर हम सिंपल हिंदी में बोले तो आपके ब्रेन में फ्लूइड जमा हो जाता है, बिल्डअप ऑफ फ्लूइड। तो ब्रेन में आपके ब्रेन में फ्लूइड जमा होता है। तो हम नॉर्मली बोलते हैं कि पानी जम गया है ब्रेन में। तो आप लोगों ने सुना होगा कुछ बच्चे होते हैं जिनका सर थोड़ा सा बड़ा हुआ होता है, तो उनके लिए बोलते हैं कि ये बेबी के सर में पानी जम गया है, क्योंकि हाइड्रोसेफेलस बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो एक्स्ट्रा फ्लूइड, जो एक्स्ट्रा पानी आपके ब्रेन में जमा हुआ है, ये आपके ब्रेन में प्रेशर पड़ता है इसकी वजह से, और ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। तो हाइड्रोसेफेलस के क्या सिम्टम्स होते हैं वो भी हम बात करेंगे। तो हाइड्रोसेफेलस में पेशेंट को हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन हो सकता है, मेंटल कन्फ्यूजन होता है पेशेंट को पता ही नहीं होता है कि क्या हो रहा है, पेशेंट को कुछ समझ नहीं आ रहा है, पेशेंट सोता रहता है, ब्लर विजन हो सकता है और इसमें कोमा में भी जा सकता है इंसान। बिकॉज मैं भी 45 दिन बेहोश थी, मुझे भी हाइड्रोसेफेलस हुआ था, तब मैं 1.5 महीने के लिए बेहोश थी। तो इसमें कोमा में भी जा सकते हैं। मोस्टली जिन लोगों को हाइड्रोसेफेलस होता है या तो वो बहुत टाइम तक 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन भी सोते रहते हैं, या फिर वो कोमा में भी जा सकते हैं। तो इसका क्या ट्रीटमेंट है हाइड्रोसेफेलस के लिए? अगर आपका टीबी के साथ, ब्रेन टीबी के साथ हाइड्रोसेफेलस हुआ है तो इसके लिए आपको एक टैबलेट दी जाती है जो आपको टीबी टैबलेट के साथ लेना होता है। नहीं, अगर टैबलेट नहीं देते हैं, टैबलेट से नहीं होगा, तो इसके लिए एक सर्जरी होता है जिसको वीपी शंट बोलते हैं। तो वो सर्जरी करना पड़ता है और जब आपको हाइड्रोसेफेलस डायग्नोस होता है तभी डॉक्टर सबसे पहले आपकी सर्जरी कराते हैं, क्योंकि अगर हाइड्रोसेफेलस बढ़ता गया और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो पेशेंट परमानेंटली कोमा में भी जा सकता है। तो इसकी वजह से आपका जो है वीपी शंट सर्जरी होता है। और अगर आपको जानना है कि ये सर्जरी क्या होता है, कैसे होता है, तो आप लोग मेरे चैनल पे हाइड्रोसेफेलस पे भी फुल वीडियो है, आप लोग वो देख सकते हैं। सो हाइड्रोसेफेलस जो है, अगर हम सिंपली बोले तो ब्रेन में जो पानी जम जाता है, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है ब्रेन टीबी में। दूसरा कॉम्प्लिकेशन जो है वो है वास्कुलेटिक्स। सीएनएस वास्कुलेटिक्स में जो वेसल्स इन्फ्लेम्ड होते हैं वो आपके ऑक्सीजन फ्लो को ब्लॉक करता है, तो ब्रेन में सही से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। हम ऐसे सुनते हैं कि कोई इंसान बेहोश हो गया है, कोमा में है, तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि इसका रीज़न ये है कि उनके ब्रेन में सही से ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रहा है। तो ये जो है ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, ब्लॉक हो जाता है, इससे ब्रेन फंक्शन नहीं हो पाता है और उस पेशेंट को स्ट्रोक्स भी आ सकते हैं। तो कुछ केसेस में सीएनएस वास्कुलेटिक्स जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है, और इसके लिए भी ट्रीटमेंट होता है। इसके लिए स्टेरॉइड दिए जाते हैं और उसके अलावा भी डॉक्टर्स कुछ दवाइयाँ देते हैं। तो मुझे, अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो मुझे हाइड्रोसेफेलस हुआ था, मुझे सीएनएस वास्कुलेटिक्स भी हुआ था, मल्टीपल वास्कुलेटिक्स हुआ था, और उसके बाद में जो है ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है पेशेंट को। उसके बाद जो अनदर कॉम्प्लिकेशन है वो है सीजर्स। सीजर्स जो है अनकंट्रोल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है ब्रेन में। तो जब इंसान को सीजर आता है तो उसका बिहेवियर चेंज होता है, मूवमेंट्स चेंज होता है। आप लोगों ने देखी होगी मिर्गी, हम हिंदी में बोलते हैं, तो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं ब्रेन टीबी के पेशेंट्स को।
तो उसमें उनका मूवमेंट चेंज होता है, पेशेंट बेहोश होता है, पेशेंट को पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है, उनकी बॉडी पूरी वाइब्रेट कर रही होती है। तो जब किसी को भी सीजर्स आए, अगर आपके घर में ब्रेन टीबी के पेशेंट है और उनको सीजर्स आते हैं, तो जब उनको सीजर आता है तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि चारों तरफ से लोग पकड़ते हैं। उनको बिल्कुल भी पकड़ना नहीं है, वो उनको जहाँ पे जैसी उनकी अवस्था है वैसे ही उनको रहने देना है। आपको क्या ध्यान रखना है कि जहाँ पे पेशेंट को सीजर्स आ रहा है उसके पास में कोई शार्प ऑब्जेक्ट ना हो, जो तो पेशेंट के पास में कोई शार्प ऑब्जेक्ट नहीं होनी चाहिए। कोई नुकीली चीज़ अगर पेशेंट के पास में है तो उसको हटा के आपका जो वो एरिया है वो उसको एकदम आपको बिल्कुल क्लीन करना है, ताकि पेशेंट को कुछ लगे ना। और आपको पेशेंट को बिल्कुल भी जाके हाथ लगाना, उनका मुंह पकड़ना, हाथ पकड़ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और जब सीजर्स होता है तो सीजर्स के लिए भी डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं। और ब्रेन टीबी के पेशेंट जिनको सीजर्स होता है उनको किसी किसी को शॉर्ट टर्म सीजर्स हो सकता है, 2-3 महीने मेडिसिन खाने के बाद सीजर्स ख़त्म हो जाते हैं, फिर उनका ब्रेन टीबी का ट्रीटमेंट चलता है। और किसी किसी को थ्रू आउट द ट्रीटमेंट भी जो है सीजर्स आ सकते हैं। ऐसे पेशेंट मेरे कांटेक्ट में है जिनका ब्रेन टीबी का ट्रीटमेंट 1.5 साल से चल रहा है और उनका सीजर्स भी 1.5 साल से कभी कभी आता जाता रहता है, तो उनको मेडिसिन कंटिन्यू लेनी पड़ती है। तो ये सीजर्स हो गया एक कॉम्प्लिकेशन। और उसके बाद में जो है लो सोडियम लेवल हो जाता है, सोडियम लेवल बहुत कम हो जाता है, तो इसमें भी पेशेंट को हेडेक होता है, कन्फ्यूजन होता है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे ब्रेन टीबी के। अब मैंने ये बताया था कि क्या ब्रेन टीबी से इंसान की मौत हो सकती है। तो वैसे तो टीबी जो है टोटली क्योरेबल है, 100% क्योरेबल है, लेकिन अगर सही टाइम पे डायग्नोस हो और सही से इलाज हो तो ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जहाँ पे पेशेंट को ब्रेन टीबी सही से डायग्नोस नहीं होता है। जितना इजी होता है लंग्स टीबी को डायग्नोस करना, उतना ही ब्रेन टीबी को डायग्नोस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। और पहले जो पेशेंट को हेडेक होता है तो माइग्रेन की दवा या ये सब दी जाती है, और जब पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल होती है और बहुत लेट डायग्नोस होता है तो उस केस में पेशेंट की मौत हो सकती है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो ब्रेन टीबी के पेशेंट्स के साथ हो सकता है। अब इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस सुन के आप लोग डर गए होंगे कि एक ही पेशेंट के साथ इतना सब कुछ होता है, तो ऐसा नहीं है। मैं अगर आपको सिंपल एग्जांपल दूं तो मुझे ब्रेन टीबी जब डायग्नोज हुआ उस टाइम मुझे ब्रेन स्ट्रोक आया था, और ब्रेन स्ट्रोक के बाद मैं 45 डेज़ तक मैं पूरे बेहोश थी। उसके बाद जब मुझे पता चला तो मुझे हाइड्रोसेफेलस हुआ था ब्रेन टीबी के साथ। वो हाइड्रोसेफेलस मेरा 1 साल के अंदर मेडिसिन से क्योर हो गया। अब मैं दूसरा एग्जांपल दूं तो मेरी एक फ्रेंड है, उनको ब्रेन टीबी हुआ है, और उनको ब्रेन टीबी होने के बाद से उनको सीजर्स आते हैं। तो उनको ब्रेन स्ट्रोक नहीं आया था, उनको हाइड्रोसेफेलस नहीं था, उनको सीजर्स आते हैं और उनका सीजर्स का अलग से मेडिसिन चल रहा है टीबी के मेडिसिन के साथ। तो ऐसा होता है। और ये वीडियो का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि मेरी वीडियो देख के आप लोग डर जाए और आप लोग सोचे कि अरे इतना सब कुछ होता है, नहीं। ये वीडियो का मकसद बस एक अवेयरनेस फैलाना है, एक जनरल इन्फॉर्मेशन टीबी के ऊपर लोगों तक पहुंचाना है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ऐसे वीडियोस को पॉजिटिव वे में ले। एंड आई होप ये वीडियोस आपको हेल्पफुल लगती होगी। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी ब्रेन टीबी के वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।